सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की याचिका पर विचार करने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। न्यायमूर्ति BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस सवाल पर नोटिस जारी किया कि क्या श्री गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना आगामी 8 अक्टूबर को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। देश के विभिन्न भागों में वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की नई परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आगामी 24 जुलाई को कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री वासवराव पाटिल दानवे की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। खान मंत्रालय हर वर्ष 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार, भू विज्ञान के विभिन्न केंद्रों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजधानी नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है और इस संकट के दौरान भारत ने घनिष्ठ मित्र के नाते श्रीलंका के लोगों की हरसंभव सहायता की है। एक लिखित उत्तर में कल लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिली सफलता के बाद सरकार का अब कोई नया परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामा के कारण कल आगामी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रविवार तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले हफ्ते की मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के बाद राज्य के अंदरूनी हिस्सों में अधिकांश सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी जारी की है कि अनेक देशों में मच्छरों का फैलाव होने, व्यक्तियों व सामान की आवाजाही बढ़ने, शहरीकरण, जल व साफ सफाई से जुड़ी समस्याएं उभरने और वैश्विक तापमान में वृद्धि समेत अनेक कारणों से डेंगू बीमारी के मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले कुछ दिनों में ओडेसा समेत काला सागर में स्थित यूक्रेन के अन्य बंदरगाह केंद्रों पर रूसी हमलों की कठोर शब्दों में निंदा की है। इससे पहले इसी सप्ताह रूसी महासंघ ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए काला सागर अनाज निर्यात पहल में अपनी भागीदारी समाप्त करने की घोषणा की थी। तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने मानहानि मामले में गुजरात की बीजेपी सरकार और शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया। पुर्णेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए सर्वोच्च अदालत से 21 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। आज कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से आज कोर्ट में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जिन्होंने अदालत में दलील रखते हुए कहा कि राहुल गांधी एक संसद सत्र में शामिल नहीं हो पाए और मानसून सत्र भी निकला जा रहा है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए जल्द ही उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में इस मामले में जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। सिंघवी ने राहुल के लिए अंतरिम राहत की मांग भी की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि वो दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकते। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी।
सजा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। वहीं पुर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता को जोर का झटका लगा है। वहीं मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं। मणिपुर को लेकर संसद में दूसरे दिन भी हंगामा मचा रहा। लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट चली तो राज्यसभा भी नहीं चल पाई। विपक्षी दल लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। पीएम मोदी से जवाब चाहते हैं, तो दूसरी ओर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा था। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मामले को संसद में उठा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है, लेकिन सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है। नियम 267 में चर्चा के लिए सभी दलों को बोलने का मौका मिलता है और मांग होने वाली वोटिंग का भी प्रावधान है और चर्चा के आखिरी में पीएम मोदी का भी बयान होता है, जबकि नियम 176 में सिर्फ आधे घंटे विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। वोटिंग का भी प्रावधान नहीं है। आज भी खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने कल संसद के अंदर एक भी बयान नहीं दिया। अगर आप नाराज थे तो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ झूठी तुलना करने के बजाय पहले अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते थे। इस बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। ममता ने कहा कि मणिपुर की घटना से पीएम को थोड़ा भी दुख हुआ। क्या आपको बहनों और माताओं से प्यार नहीं है? बिल्किस के मामले में आरोपियों को रिहा कर दिया। पहलवानों के मामले में बृजभूषण को जमानत दे दी। देश में महिलाएं आने वाले चुनाव में आपको राजनीति से बाहर कर देंगी। इस बीच मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच इस मामले में गुस्साई महिलाओं ने इम्फाल में आरोपी युवक के घर को निशाना बनाया। साफ है कि मणिपुर मामले में सरकार बुरी तरह से फंस गई है। मणिपुर मामले पर मोदी सरकार बैकफुट पर है तो एमपी में बीजेपी बैकफुट पर है। प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में जन आक्रोश रैली की, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में राम राम से की। प्रियंका के भाषण से आज बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों और पटवारी भर्ती से लेकर मणिपुर के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। तो कैसे प्रियंका ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी, देखते हैं ये रिपोर्ट। एमपी में प्रियंका ने आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को और मजबूत कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली की। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में प्रियंका ने ब्रिज भाषा में कहा, सब भैया बहना आपको हमारी राम राम। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी भी दी है। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घिरा। उन्होंने महाकाल लोक का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की सरकार ने भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रियंका ने कहा कि मणिपुर में 77 दिन से टकराव है और हमारे प्रधानमंत्री ने 77 दिन में इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। कल एक भयावह वीडियो सामने आने के बाद मजबूरी में एक बयान दिया। इसमें एक वाक्य बोला और उसमें भी राजनीति घोल दी। उसमें उन प्रदेशों का नाम लिया गया जिसमें विपक्ष की सरकार है। प्रियंका ने पीएम मोदी और सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में पिछले दोनों विपक्षी दलों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष की पार्टियों को चोर कहा। इतनी बड़ी पार्टियां और उनके नेता जनता के मुद्दे उठाकर आगे बढ़े, उनका अपमान प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं भी प्रधानमंत्री जी के बारे में 10 मिनट बोल सकती हूँ, शिवराज के बारे में भी बोल सकती हूँ, सिंधिया के बारे में भी 10 मिनट बोल सकती हूँ। सिंधिया ने किस तरह अपनी विचारधारा बदल दी, लेकिन मैं जनता का ध्यान भटकाने नहीं आई हूँ, इसलिए जनता के मुद्दों की बात करूंगी। इसके साथ ही प्रियंका ने बड़ा चुनावी दाव चलते हुए कांग्रेस की 6 गारंटियों का भी ऐलान किया। ये गारंटियां महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट पर बिल आधा किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी और पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। प्रियंका गांधी के वार से बीजेपी बेहाल है तो ज्ञानवापी मस्जिद पर आए फैसले से मुस्लिम पक्ष बेहाल है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष नाखुश नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हिंदू से लेकर मुस्लिम पक्ष बरकरार था। वहीं आज वाराणसी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। यह आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। अब मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। इसी याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। इस दौरान बहस में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि अगर ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण होता है तो ज्ञानवापी के ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा किसी भी प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का पुरातात्विक सर्वे नहीं होना चाहिए। बहस के बाद जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और आज मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे का आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में आए इस फैसले पर विवाद होना तय है। विवादों में तो बृजभूषण भी है। पहलवानों के मामले में आरोपी बीजेपी सांसद को जमानत मिलने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निराशा जताई है। महुआ ने ट्वीट करके पूछा है कि ना जाने इस तस्वीर को देखकर पहलवानों पर क्या बीती होगी। बृजभूषण तो संसद में प्रवेश करते वक्त ऐसे खुश थे कि जैसे विजयी होकर लौटे हों। और क्या कुछ कहा महुआ मोइत्रा ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पहलवानों के मुद्दे पर फंसे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपनी हंसी को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। बीते दिनों जिस तरह से केसरगंज सांसद बृजभूषण का महिला रिपोर्टर से बदसलूकी करते हुए वीडियो देखा गया, उसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने बृजभूषण पर तल्ख टिप्पणी की थी। वहीं इस बार जब मीडिया ने उनकी हंसी को लेकर सवाल पूछा तो बृजभूषण ने कहा कि मैं तो आमतौर पर हंसता ही रहता हूं। बृजभूषण की यह हंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नागवार गुजरी है और उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह संसद पहुंचे थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की हंसी वाली तस्वीर को टैग करके ट्वीट किया। इस ट्वीट में महुआ ने लिखा, यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद ने यौन उत्पीड़न और हमले के मामले में जमानत मिलने के बाद कल इस तरह से संसद में प्रवेश किया। विजयी और प्रसन्न। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। मौन गुरु माननीय प्रधानमंत्री, कृपया अपनी अंतरात्मा से पूछें कि पहलवानों को ये छवि देखकर कैसा महसूस होता होगा। इस ट्वीट के जरिए महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद के साथ साथ पीएम मोदी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण को गुरुवार को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने उसके साथी और करीबी विनोद तोमर को भी बेल दी है, जिन पर कुल 6 में से 2 मामलों में बृजभूषण की मदद का आरोप था। जमानत मिलने के बाद जब बृजभूषण अदालत पहुंचे तो मुस्कुराते हुए नजर आए थे। महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट ने बेटियों के सम्मान को लेकर मोदी को सवालों में ला दिया है। बीजेपी के सवालों पर सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया है। बिहार में महागठबंधन सरकार में दरार डालने की बीजेपी की कोशिश एक बार फिर फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने जा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की मजबूती से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। ईडी, सीबीआई से लेकर तमाम हथकंडे भी महागठबंधन को हिला नहीं पा रहे हैं और बीजेपी नेताओं ने बेंगलुरु की बैठक में नीतीश को सम्मान नहीं मिलने का दावा किया, लेकिन नीतीश कुमार ने तुरंत ही बीजेपी के प्रचार अभियान की हवा निकाल दी और अब कांग्रेस के साथ रिश्ते और मजबूत करने के संकेत देते हुए नीतीश कुमार अपनी सरकार की कैबिनेट का विस्तार करने की तैयारी में है। दरअसल पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने ही नीतीश कुमार से कुछ पूछ लिया था कि कैबिनेट विस्तार कब कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब नीतीश से सवाल किया तो उस समय आरजेडी प्रमुख लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश के साथ ही थे और अब नीतीश कुमार की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार कभी भी किया जा सकता है। बेंगलुरु से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की, जिसमें तय हो गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के 2-2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। कांग्रेस विधायकों की संख्या के हिसाब से 2 और मंत्री पद की मांग कर रही थी। पार्टी जल्द ही उन नेताओं के नाम नीतीश कुमार को सौंप देगी जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। इस समय बिहार सरकार में सीएम सहित 31 मंत्री हैं। 4 मंत्री अगर और शामिल किए जाते हैं तो ये संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है। ऐसे में अधिकतम 36 लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, यानी 4 नए मंत्री बनाए जाने के बावजूद 1 सीट खाली बची रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात गहलोत के बड़े दांवों की। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और सत्ता पर काबिज कांग्रेस एक बार फिर वापसी का दावा कर रही है। कांग्रेस के इस दावे में दम भी नजर आ रहा है। आज सीएम अशोक गहलोत ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में पेश किया। कांग्रेस के इस दाव से बीजेपी बेदम नजर आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ऐसा दांव चला है कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। राजस्थान सरकार न्यूनतम आय गारंटी का कानून लाने जा रही है। देश में ये पहली बार है जब कोई सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज न्यूनतम गारंटी आय विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी है।
मोदी मेड महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक और कदम उठाते हुए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में पेश किया है। इस विधेयक के तहत राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विधेयक में वृद्धों, दिव्यांगों, विधवा आदि के लिए 1000 रुपए हर महीने न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, जो हर साल 15% बढ़ाई जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस पर राहुल गांधी के साथ व्यापक चर्चा हुई थी। सीएम गहलोत ने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। गहलोत ने कहा कि न्यूनतम गारंटी आय विधेयक इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। साथ ही अब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए हर महीने मिलेगी और इसमें हर साल 15% की बढ़ोतरी